हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इकोनॉमी इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एम्पायर टू मॉडर्न नेशन स्टेट। यानी अर्थव्यवस्था जो है वो किसी भी या तो साम्राज्य से लेकर के आज का जो आधुनिक राष्ट्र राज्य हैं उनके जो स्थापना की रीढ़ है। किसी भी चीजों के लिए देखो आप, चाहे अर्ली टाइम में अलेक्जेंडर द ग्रेट को देखो या फिर आपका जो यूरोपियन आए स्पाइसेस के खोज में, और आज चाहे मार्क जुकरबर्ग हो या फिर बड़ी एमएनसी कंपनियां हो, वो कहीं ना कहीं डेटा डेटा उन्हें चाहिए। अमेजन जो आपका बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो गूगल हो अमेजन हो, तो चीजें जो है हर कोई इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि इकोनॉमी ही वो चीज है जिससे आप किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं। ए लॉट ऑफ टाइम है, आप हर का बिलीफ सिस्टम अलग अलग हो सकता है। हम किसी चीज को मानते हैं या नहीं मानते हैं, आप किसी चीज को मानते हो या ना मानते हो, लेकिन जो इकोनॉमी है, मनी है, उस पे सब लोग एग्री हमेशा होते हैं। जिस भी टाइम में देखो, जो भी सुपर पावर बना तो उसके पास इकोनॉमी थी, उसने इकोनॉमी को कंट्रोल किया, तभी सुपर पावर बना। आप सेना को ले जा रहे हो, आज वॉरफेयर का सिचुएशन अलग हो गया, लेकिन आज भी आप देखो, जिसकी सबसे बड़ी इकोनॉमी है उसकी पास मिलिट्री पावर, जो मशीन, अब मिलिट्री पावर का मतलब सिर्फ मैन पावर नहीं, लेकिन जो सोफिस्टिकेटेड वेपन आज के डेट में। एक टाइम था कि इनिशियली जो क्या था कि सबसे जो पावर था वो सेना में था, कि नंबर कितने हमारे पास हैं, वो नंबर। फिर उसके पास तलवारें किसकी पास कितनी अच्छी थी। आज उस तलवारों की जगह मिसाइल्स हो गए हैं, गाइडेड मिसाइल हो गए हैं, फाइटर प्लेन हो गए हैं, और बहुत सारी न्यूक्लियर वेपन हो गए हैं। लेकिन अर्ली टाइम में ये चीजें थी, लेकिन किसी भी चीज के लिए आपको इकोनॉमी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो अफेबल्स चल रहा है, जो प्रॉब्लम चल रहा है वर्ल्ड में, कहीं ना कहीं ये जो पेंडेमिक है ये ग्लोबल ऑर्डर को चेंज करने वाला है। ये एक बहुत अच्छा चीज है ना, कि जैसे कहा जाता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में ये प्रूव नहीं हुआ कि इंडिया को कौन रूल करेगा, लेकिन ये प्रूव हो गया था कि इंडिया पर कौन रूल नहीं करेंगे। मराठा सोचते थे कि हम जो है, मुगल एम्पायर अब डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो हम मराठा जो है संपूर्ण भारत पे मुगल एम्पायर का जगह लेगा, लेकिन पानीपत के तीसरी लड़ाई में उनकी डिसाइसिव डिफीट ने यह प्रूव कर दिया कि अब मराठे में ये दम नहीं है कि वो भारत पे रूल कर सके। तो आप कहीं भी चलो, जैसे मगध, पुराने समय में मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली राज्य था। तो आप देखोगे कि गंगा, गंडक, सोन, ये नदियां थी, उन क्षेत्रों पे उनका कंट्रोल था। तो नदी जो थी वो फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करती थी, सिंचाई प्रोवाइड करती थी, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा प्रोवाइड करती थी, उसके बाद वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी। मगध का इनिशियल कैपिटल राजगृह, गिरिब्रज, सब ओर से प्रोटेक्ट। तो आप इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी टाइम में देखोगे तो हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे कि नेशन क्या है, स्टेट क्या है, नेशन स्टेट क्या है, और सिटी स्टेट, और ये सारी चीजों को देखेंगे। और उसके बाद किस ढंग से इकोनॉमी ने चीजों को प्रभावित किया है। और ये एक तरह से फर्स्ट लेक्चर है इस सीरीज में। हम और लेक्चर बनाएंगे क्योंकि ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, तो हम ग्रेजुअली मूव करेंगे। आज हम इसमें जो है वो डेफिनेशन देखेंगे। तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर है एक तरह से नेशन। अब यदि आप डेफिनेशन ये देखो, आपको काम आएगा, आप इस चीज को यूज कर सकते हो ऐसे वगैरह में, रिपोर्ट राइटिंग और फॉर एंड अगेंस्ट में। ये यूज बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। नेशन का है, नेशन का जो डेफिनेशन कहता है, अ लार्ज बॉडी ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय कॉमन डिसेंट, हिस्ट्री, कल्चर और लैंग्वेज, इनहेबिटिंग अ पार्टिकुलर कंट्री और टेरिटरी। देखो यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ आपका इंपॉर्टेंट जो है कि आपका सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट, ठीक है, कल्चरल या इथनिक कह सकते हो, कि एक टाइप का, जैसे कहते हैं ना कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट,
इंडस वैली सिविलाइजेशन आज कहीं न कहीं जो है, एक अनुसार आपने इंडिया और पाकिस्तान का सपोज़ बॉर्डर बाँट दिया, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में देखो, तो आज जो भी पार्ट हैं, दोनों अलग-अलग आज हो गए हैं, कभी दोनों सेम ही ट्रीट किए जाते थे। जस्ट इमेजिन करो कि जो पाकिस्तान का अलग कंट्री बना, तो आप जो पंजाब देखोगे, पंजाब को 2 भागों में बाँटा गया, ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब। तो ईस्ट पंजाब हमारे पास रह गया, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान के पास चला गया। तो आपने पॉलिटिकल बाउंड्री जो मॉडर्न नेशन स्टेट के तौर पे आपने डिवाइड कर दिया, लेकिन वो कहीं न कहीं जो आपका एज़ ए नेशन के तौर पे जो ईस्ट पाकिस्तान और बना और वेस्ट पाकिस्तान, तो वो दोनों कल्चरली टोटली डिफरेंट थे। लेकिन ऐज़ ए आपने नेशन स्टेट के तौर पे उसे एक कंट्री के तौर पे दोनों को एक कर दिया। लेकिन जो आपका ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश आज की डेट में, वो टोटली डिफरेंट था वेस्ट पाकिस्तान से। और कहीं न कहीं इन चीज़ों को नहीं समझा गया कि किसी भी नेशन की क्या ज़रूरत होती है, किसी भी जो कल्चर की क्या ज़रूरत होती है, उनकी एथनिसिटी की क्या ज़रूरत होती है, उनके लैंग्वेज की क्या ज़रूरत होती है। यदि ये चीज़ें समझ गए हुए होते, तो शायद पाकिस्तान नहीं बँटता। पाकिस्तान यदि इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गया वो दूसरी बात, लेकिन पाकिस्तान इंटैक्ट रहता। लेकिन इस चीज़ को जो नेशन का कांसेप्ट है, उस चीज़ को समझ नहीं पाया, समझे नहीं, इस वजह से वो टूट गया। विकिपीडिया कहता है, ऑब्वियसली मैंने विकिपीडिया से लिया है, "अ नेशन इज़ अ स्टेबल कम्युनिटी ऑफ पीपल फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन लैंग्वेज, territory, history, ethnicity और साइकोलॉजिकल मेकअप मैनिफेस्टेड इन अ कॉमन कल्चर। अब यही चीजें हैं, जस्ट इमेजिन करो कि हम एज ए कंट्री के तौर पे एक फेडरल स्ट्रक्चर के तौर पे हम बांधे हुए हैं पूरे डाइवर्स टाइप का इंडिया को एक तरह से कहते हैं ना कि ये जो नेशन स्टेट से भी बहुत ऊपर है कि आप एक कंट्री है, एक इनफैक्ट इसे कॉन्टिनेंट कह सकते हो, सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब इंडिया ही अपने आप में देखा जाए, हाँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और पार्ट आते हैं, लेकिन इंडिया सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही लिया जाए, तो वो अपने आप में एक सब कॉन्टिनेंट होगा। तमिलनाडु, तमिलनाडु का डिफरेंट जो कल्चर्स है, उनके लैंग्वेज हैं, उनके जो फूड हैबिट्स हैं, वो अलग हैं और बिहार के अलग हैं। तो हम सबको एक में ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए, तमिल अपने आप में इस डेफिनिशन के अनुसार जो एक नेशन एक तरह से है। आप केरल देखो, एक अलग सोसाइटी है। आप नॉर्थ ईस्ट देखोगे, वो एक अलग है। अब वो नॉर्थ ईस्ट में देखोगे, ग्रेटर नागालैंड की डिमांड करते हैं। आप जम्मू एंड कश्मीर देखो, वहाँ के लोगों की चीज़ें बिहेवियर ये अलग है। राजस्थान देखो, वहाँ अलग है। तो हमने एक यूनिट में कंबाइन किया हुआ है। अदरवाइज़ ये जो हैं, एक अपने आप में अलग-अलग आइडेंटिटी रखते हैं। तो कह रहा है कि डेफिनिशन ये कहता है कि अ नेशन इज़ अ स्टेबल कम्युनिटी ऑफ पीपल फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ common language, territory, history, ethnicity, or psychological makeup manifested in a common culture. A nation is more overtly political than ethnic group. It, ठीक है, it has been described as a fully mobilized or institutionalized ethnic group. एक तरह से ये जो कल्चर जो है आपका इथनिसिटी है वो इसमें मायने रखता है. Some nations are ethnic group and some are not. A nation has also been defined as a cultural political community that has become conscious of its autonomy, unity and particular interest. देखो, कुछ जो नेशन है वो एक तरह से इथनिक ग्रुप्स हैं और कुछ जो है वो इथनिक ग्रुप नहीं है। जैसे आपका जो है सिविल नेशनलिज्म या मल्टीकल्चरलिज्म, तो आज के डेट में देखोगे ग्रेजुअली जो है वेरिंग सम एक्सेप्शन जो है मल्टीकल्चरलिज्म इंडिया का, जैसे एक तरह से आप मल्टीकल्चरलिज्म कहते हो कि हम डिफरेंट कल्चर को अपने आप में समाहित किए हुए हैं। अब एक स्टेट का देखोगे, स्टेट जो है अ नेशन और टेरिटरी कंसिडर्ड एज एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी अंडर वन गवर्नमेंट। तो देखो, जो नेशन था वहां हमारे पास नेशन में क्या था कि नेशन में कल्चर इंपॉर्टेंट था। कल्चर और कल्चर प्लस आपका इथनिसिटी, ये आपका
और सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट ये इंपॉर्टेंट था। लेकिन स्टेट में देखोगे पॉलिटिकल कम्युनिटी अंडर गवर्नमेंट यानी पॉलिटिकल सेटअप जो है यहाँ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया अ स्टेट इज अ पॉलिटिकल पॉलिटी अंडर अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। A widely used definition from the German sociologist Max Weber। देखो मैक्स वेबर जो है वो ब्यूरोक्रेसी से लेकर के और स्टेट के संबंध में वो एक अथॉरिटी है। उनका डेफिनेशन जो है बहुत जगह एक्सेप्टेबल मैक्सिमम है। Weber is that a state is a polity that maintains a monopoly on the legitimate use of violence। अब देखो वो अपने टाइम में उन्होंने डेफिनेशन दिया था कि जो स्टेट है कि वो किसी को भी कंट्रोल करने के लिए तैयार रहती है। जैसे किसी ने गलती की तो स्टेट चाहेगी, आज भी जैसे है ना कि मृत्यु दंड दिया जाता है। जैसे अभी रिसेंटली देखो कि निर्भया रेप गैंग रेप में 4 लोगों को फांसी दी गई। तो वो क्या है, स्टेट के पास जो है मोनोपोली है, लेजिटिमेसी है टू यूज द वायलेंस। सम स्टेट्स आर सोवरेन while others are subject to external sovereignty or hegemony wherein supreme authority lies in another state। देखो अब ये चीजें जो है मैक्स वेबर आपके आज से अच्छा खासा ऑलमोस्ट 200 साल पहले थे। तो उन्होंने जो चीजें दिया 150 से 200 साल पहले, तो वो उस टाइम सिचुएशन अलग था। जैसे आज इंडिया देखो, तो आज इंडिया अपने आप में फुली सोवरेन कंट्री है। लेकिन तब क्या था, इंडिया एज ए स्टेट के तौर पर बिहेव कर रहा था। लेकिन क्या था कि हमारे पास सोवरेनिटी नहीं थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक अलग एंटिटी थी, जैसे एक ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट एक इंडियन गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट किया था। ग्रेजुअली धीरे धीरे इंडियन मेम्बरान्स को भी इसमें पार्टिसिपेशन का मौका मिला, इन्हें भी इसमें पार्टिसिपेट करने का अवसर मिला। लेकिन सुप्रीम जो कंट्रोल था, जो अथॉरिटी थी, वो क्या था, ब्रिटिश के पास था, ब्रिटिश मोनार्क के पास था। तो जो मैक्स वेबर ऑब्वियसली लिखेंगे तो वो अपने टाइम के लिखेंगे। वो मैं बार बार बोलता हूं ना, एवरी पर्सन इज फंक्शन ऑफ इट्स टाइम एंड इन्वायरमेंट। तो वो उनके टाइम में था कि कुछ जो होंगे वो सोवरेन होंगे और कुछ जो होंगे वो एक्सटर्नल सोवरेनिटी और हेजिमोनी के तहत होंगे। वेयर इन supreme authority lies in another state। The term state also applies to federated states that are members of a federation in which sovereignty is shared between member states and federal body। अब जैसे अमेरिका लो, अमेरिका या अभी वर्तमान का इंडियन स्टेट्स लो, तो इंडियन स्टेट्स क्या है कि इंडिया एज ए पॉलिटिकल इंटिटी है। लेकिन इस पॉलिटिकल इंटिटी को हमने स्टेट्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे वर्तमान में आपके पास 28 स्टेट्स हैं। अब जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया है। तो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक है, और तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ यूनियन टेरिटरी हैं और आपके स्टेट्स हैं। तो वो जो है पार्ट है, उस जो पावर है वो शेयर्ड है। जैसे इंडिया के केस में आप देखो कि 3 टाइप के लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो उसके अनुसार जो है वो पावर का डिवीजन करा गया है। तो ये अमेरिका में लो। और फिर लेकिन इंडिया के केस में जैसे क्या है कि जो रेसिडुअल पावर है, जो स्पेसिफिकली डिवाइड नहीं है, और कुछ भी यदि पावर न्यू टाइप की चीजें इमर्ज होती है, तो जो रेसिडुअल पावर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। फिर डिपेंडिंग ऑन टाइम सिचुएशन के अनुसार वो उसे डिवाइड करा जा सकता है। अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में स्टेट्स आए कॉमन प्लेटफॉर्म पे, और वो एक नेशन स्टेट का जो लार्जर स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। तो वहाँ जो रेसिडुअल पावर है वो इंडिविजुअल स्टेट्स के पास है। जैसे 13 स्टेट्स मिल करके बनाए थे। आज 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं, और प्लस 2 उनके पास स्पेशल प्रोविजंस हैं। तो इन जनरल जो स्टेट होता है स्टेट के पास, तो स्टेट देखो पॉलिटिकल एंटिटी है, और नेशन जो है कल्चरल, इथनिक और सिविलाइजेशनल एंटिटी। तो स्टेट जो है वो उसके पास 4 कंपोनेंट्स होते हैं: सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी। अब यही देखो चीजें आ रही है कि इजराइल और फिलिस्तीनियन का कन्फ्लिक्ट। तो कहा जाता है कि फिलिस्तीन ही सबसे पहले, इजराइल 1948 में बना और उसके पहले फिलिस्तीन था। लेकिन आज सिचुएशन ये है कि फिलिस्तीन के पास भी अपना स्टेट नहीं है, क्योंकि उनके ज्योग्राफिकल एरिया प्रॉपर नहीं है कि कहाँ उन पर का कंट्रोल है। क्योंकि उसमें क्या है
कि इज़राइल ने बहुत लोगों का कुछ-कुछ अच्छे खासे कंट्री का जो है यम किप्पुर वॉर जो हुआ था उसमें के अंदर वो कंट्रोल करे हुए है और टाइम टू टाइम जो है डिफरेंट एरिया को वो कंट्रोल किया हुआ है। तो फिलिस्तीन एक तरह से इनिशियली वो स्टेट था, आज वही स्टेटलेस हो गया है। यानी कि फिलिस्तीन प्रॉपर डेफिनिशन के अनुसार स्टेट एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो ये जनरली जो स्टेट के हैं वो 4 हैं कंपोनेंट होते हैं, सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया, पॉपुलेशन, सो गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। तो जैसे इंडिया है, तो इंडिया के पास ये चारों चीजें उपलब्ध हैं। अब स्टेट देखोगे, इंडियन के स्टेट्स जो ये स्टेट डिफरेंट डेफिनेशन हुआ, लेकिन एक स्टेट ये हमारा जो स्टेट है जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तो हमारे लिए ये जो क्या है जो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हमने इसको डिवाइड किया है। तो इसमें क्या है, ज्योग्राफिकल एरिया, हर स्टेट का ज्योग्राफिकल एरिया आपने बांट रखा, पॉपुलेशन है और गवर्नमेंट है। लेकिन हर स्टेट के पास इंडिविजुअल सॉवरेनिटी नहीं है। वो जो है अथॉरिटी जो प्राप्त करते हैं वो सेंट्रल से प्राप्त करते हैं और वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन से प्राप्त करते हैं। ठीक है, स्टिल सेंटर के पास कंट्रोलिंग पावर अधिक है। अब एक नेशन स्टेट, तो एक तरह से नेशन और स्टेट इन दोनों को कंबाइंड कर दोगे तो ये नेशन स्टेट का डेफिनेशन हो जाएगा। तो अ सोवरेन स्टेट ऑफ विच मोस्ट ऑफ द सिटीजन्स आर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट्स आर यूनाइटेड आल्सो बाय फैक्टर्स व्हिच डिफाइन अ नेशन सच एज लैंग्वेज और कॉमन डिसेंट। तो उस स्ट्रिक्ट सेंस में ये कहोगे तो इंडिया एक स्टेट तो है, लेकिन एक नेशन स्टेट इंडिया को नहीं कह सकते हो, क्योंकि ये एक कंट्री है, एक लार्जर चीजें हैं। तो स्ट्रिक्ट डेफिनेशन के अनुसार इंडिया को उस अनुसार नेशन स्टेट नहीं कहा जा सकते हो। स्टेट तो है इंडिया, लेकिन प्रॉपर नेशन उस ढंग से नहीं, क्योंकि जो हमारे पास कल्चरल डाइवर्सिटी है, इथनिक डाइवर्सिटी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया अ नेशन स्टेट इज अ स्टेट इन विच अ ग्रेट मेजॉरिटी शेयर्स द सेम कल्चर एंड इज कॉन्शियस ऑफ इट। जैसे चाइना है, चाइना मोर होमोजीनियस है, हमसे बहुत ज्यादा होमोजीनियस है। द नेशन स्टेट इज एन आइडियल इन विच कल्चरल बाउंड्रीज मैच अप विद पॉलिटिकल वंस। यानी कि जो उस पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर रहते हैं, सबका जो कल्चरल और इथनिक जो बिलीफ है वो भी उनका मैच करता है। अकॉर्डिंग टू वन डेफिनेशन अ नेशन स्टेट is a sovereign state of which most of its subjects are united also by factors which defined a nation such as language or common descent. It is a more precise concept than country, since a country does not need to have predominant ethnic group. जैसे इंडिया एक कंट्री, डेफिनेशन के अनुसार इंडिया एक कंट्री है, इंडिया एक नेशन स्टेट नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है वो सारे कल्चरली एक होमोजीनियस नहीं है, हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेज हैं, हम उन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। कुछ और डेफिनेशन है जैसे अ मल्टीनेशनल स्टेट where no one ethnic group dominates may also be considered a multicultural state depending on the degree of cultural assimilation of various groups. तो एक मल्टी नेशनल स्टेट्स है, जैसे आज की डेट में मल्टीनेशनल कंपनीज हो रही है, एमएनसी हो रही है। ठीक है, तो वो एमएनसी क्या है कि डिफरेंट कंट्री, जैसे आपका वॉलमार्ट लो, फिर आपका जनरल इलेक्ट्रिक लो, फिर आपका फेसबुक लो, ठीक है, फिर आपका गूगल लो, ओरेकल लो, तो ये सारे मल्टीनेशनल कंपनी। हमारे यहाँ इंडिया में टाटा कंसल्टेंसी ग्रुप है, भारती एयरटेल है, रिलायंस है, तो ये सब एमएनसी हैं। तो उसे मल्टीनेशनल स्टेट्स वेयर नो वन इथनिक ग्रुप डोमिनेट्स, यानी कि बहुत सारे, जैसे एमएनसी है तो एमएनसी का किसी का हेडक्वार्टर कहीं होगा, लेकिन जैसे जो भी इस समय आईटी की मेजर कंपनियां हैं तो सबका जो है इंडिया में एटलीस्ट उसका प्लेसेस जरूर है। ठीक है ना। तो कंसिडर्ड अ मल्टी कल्चरल स्टेट डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ कल्चरल एसिमिलेशन ऑफ वेरियस ग्रुप्स। अ सिटी स्टेट विच इज बोथ smaller than a nation in the sense of large sovereign country and which may or may not be dominated by all or part of single nation in the sense of common ethnicity। तो ये जैसे देखो सिंगापुर, सिंगापुर इज द बेस्ट एग्जांपल जो है, सिंगापुर सिटी स्टेट का। वो एक देखा जाए तो इंडिया जो दिल्ली है आज की डेट में, दिल्ली का भी लेस देन वन थर्ड पॉपुलेशन है, तो वो उसे सिटी स्टेट कहते हैं। और एम्पायर, तो एम्पायर इज कंपोज्ड ऑफ मेनी कंट्रीज पॉसिबली नॉन सोवरेन स्टेट्स एंड नेशंस अंडर अ सिंगल मोनार्क और रूलिंग स्टेट गवर्नमेंट। जैसे आपका जो वर्ल्ड में कुछ फेमस एम्पायर हुए हैं, आपके ब्रिटिश एम्पायर,
मंगोल एम्पायर, रशियन एम्पायर, स्पेनिश एम्पायर। और इंडिया के केस में देखो तो मुगल एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर। एक फिर है कन्फेडरेशन। A confederation is a league of sovereign states which might or might not include nation states। जैसे कॉन्फेडरेसी एक तरह से अमेरिकन कॉन्फेडरेसी। तो अमेरिका के केस में कॉन्फेडरेशन शुरू में था, फिर उसके बाद अमेरिका एज ए प्रॉपर निर्माण हुआ। नेक्स्ट ए फेडरेटेड स्टेट विच मे और मे नॉट बी ए नेशन स्टेट एंड which is only partially self-governing within a larger federation. For example, a state boundaries of Bosnia and Herzegovina are drawn along ethnic lines, but those of the United States are not। तो देखो ये कुछ डेफिनेशंस थे। तो ये चीजें जो है वो हमको समझने में कहीं ना कहीं ऐसे वगैरह रिपोर्ट राइटिंग और फॉर एंड अगेंस्ट वगैरह जो आर्गुमेंट राइटिंग है उसमें आप यूज कर सकते हो। अब ये चीजें जो है कि इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमी इज शेपिंग दिस कंसेप्ट्स, कहीं ना कहीं देखोगे अर्ली टाइम से ही लो। मैंने बोला ना कि अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर के और मार्क जूकरबर्ग और आपके गूगल, ओरेकल और जितनी कंपनियां हैं कहीं ना कहीं इकोनॉमी पावर को कंट्रोल करना चाहती है। शुरू में इनिशियली आप देखोगे तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड थे वो सब के सब मान के चलो कि इंडिया इंडिया पे में वो आना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इंडिया जो था वो रिच था, गोल्डन स्पैरो कहा जाता था, यानी सोने की चिड़िया इंडिया कहा जा रहा था। तो गोल्डन वर्ड कहा जा रहा है, इसका मतलब इसके पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी संपदा है। फिर देखोगे कि जरूरतें, आपकी इकोनॉमी जरूरत जो होता है वो आपको कंपेल करता है। जैसे आप देखोगे एक टाइम था कि यूरोप, आज के डेट में आपके पास मॉडर्न सारी फैसिलिटी उपलब्ध है कि आज जो रसिया का जो पार्ट हमेशा बर्फ में भी ढका हुआ है वहां भी आप एयर कंडीशन लगा दिए। इनफैक्ट पूरे शहर को ही आप एयर कंडीशन कर दे रहे हो। तो पता चला कि बाहर का जो टेम्परेचर है वो -50 डिग्री हो सकता है, -20 डिग्री हो सकता है, -30 डिग्री, जहां ऐसे सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। लेकिन वहां आपने पूरे सिटी को एयर कंडीशन कर दिया तो उसके अंदर जो रह रहे हैं वो आराम से रह रहे हैं। लेकिन अर्ली टाइम में पूरा यूरोप जो था कुछ टाइम के लिए बर्फ में जम जा रहा है। तो वहां क्या है, आपको स्पाइसेस चाहिए था, मसाले चाहिए था कि आप जो एनिमल्स को मार रहे हो तो उसको प्रिजर्व करके रख सको। स्पाइसेस में आप प्रिजर्व करके, मसाले में जैसे मम्मीज को आप देखोगे कि बहुत सारे जो जिनका डेथ हो गया तो उनको प्रिजर्व करके रखे मसाले वगैरह, ये वो स्पाइसेस में, तो वो लंबे समय तक रह रहा। तो ही एनिमल को आपने किल कर दिया नॉर्मल टाइम, जब टाइम है उसके बाद उनको आपने प्रिजर्व करके रख दिया। तो उसके लिए क्या है, स्पाइसेस चाहिए थे। और स्पाइसेस इंडिया, इंडोनेशिया, जो इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा ये सब थे, तो इंडिया, इंडोनेशिया और मलेशिया ये सब जो पार्ट थे वहां स्पाइसेस बहुत ज्यादा थे। तो इसको कंट्रोल करना चाहते थे। अब अर्ली टाइम में देखो अलेक्जेंडर द ग्रेट जब आया तो वो सी रूट से नहीं लैंड रूट से आया। तब सी वोयाज जो था वो प्रॉपर साइंस डेवलप नहीं था। लेकिन जो यूरोपियन पावर थे वो कहीं ना कहीं समुद्री रास्ते से आए। आप केप ऑफ गुड होप करके आए। फिर उसके बाद देखोगे स्वेज कैनाल बनने के बाद उसने रास्ता को कम कर दिया। तो ग्रेजुअली जो है सब के सब, अब जब वास्को डिगामा पहली बार इंडिया आया, इनफैक्ट कोलंबस और वास्को डिगामा दोनों इंडिया की खोज में आए। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो था रिचनेस बहुत ज्यादा था, वहां रिसोर्सेस बहुत ज्यादा था, तो उसको प्राप्त करने के लिए यहाँ वो लोग आए। अब वो लोग जब यहाँ आए तो दोनों दोनों आना चाहते थे यहाँ, लेकिन कोलंबस जो था वो अमेरिका पहुंच गया, यानी वेस्ट इंडीज, इनफैक्ट स्ट्रिक्ट सेंस में वेस्ट इंडीज बोलो। और जो वास्को डिगामा था इंडिया आ गया। वास्को डिगामा जब आया 1498 में, 1498 में, तो उसने कालीकट में उतरा। वहां उसने रुका कुछ दिन, उसके बाद यहाँ से स्पाइसेस खरीद करके ले गया। तो जितना कॉस्ट उनका वोयाज का पड़ा था, ये जो समुद्री यात्रा का जितना खर्च पड़ा था, उसका प्रॉफिट उसको 60 टाइम्स हुआ। जस्ट इमेजिन करो। उसके बाद क्या है, सारे के सारे यूरोपियन पावर में होड़ लग गई। ठीक है, धीरे धीरे करके, लेकिन उन सबों में ब्रिटिश जो है वो डोमिनेट हुई। तो आपका कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है वो चीजें है वो डोमिनेट करता है। इंडिया के केस में भी देखो जितने भी इंपायर बने, जैसे 16 महाजनपद, तो उस 16 महाजनपद में अंग, अस्मक, चेदी, गंधार, काशी, काम्बोज, कुरु,
मल, मत्स्य, पंचाल, सूरसेन, बज्जी, बिरजी और वत्स, ये सारे के सारे। लेकिन ये हुए, ये इनके पास इकोनॉमी पावर बहुत ज्यादा नहीं था, तो ये डोमिनेट तीन मेजर में कौन से आए? अवंती, कौशल, मगध। अब ये तीन, अवंती, कौशल और मगध, ये तीनों में सुप्रीमेसी का होड़ लगा। तो ग्रेजुअली जो है कि मगध सबसे पावरफुल एम्पायर के तौर पे उभरा। तो मैंने शुरू में ही बताया कि मगध का पावरफुल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? कि फर्टाइल लैंड, आपका फर्टाइल लैंड है, उसके बाद रिवर आपका है जो सिंचाई में भी काम आ रहा है, और उसके बाद वो ये नेचुरल बैरियर भी क्रिएट कर रहा है इनमी से। उसके बाद वो आपका आपका ट्रैवलिंग यात्रा में भी, आपको गुड्स को ट्रैवल करने में भी मदद कर रहा है। फिर उसके बाद देखोगे कि मगध का जो राजधानी गिरिव्रज राजगीर था, फिर बाद में पटना में ये पाटलिपुत्र कर दिया गया, फिर जो आज मॉडर्न पटना है। तो वहां फिर आयरन ओर्स की खोज हुई। अब लोहे से जो तलवारें बनाओगे, या तो तलवारें बनाने के लिए सेना को फाइट करने के लिए भी जरूरत होगी, और एग्रीकल्चर बहुत आसान हो गया। जो खेतों की जुताई करना था वो आसान हो गया। तो उस केस में मगध जो है वो पावरफुल के तौर पे उभरा। तो ये एक तरह से हमने ये इंट्रोडक्टरी इस चीज को, लेक्चर को बनाया है। हम इसमें ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। फिर हम आगे नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम चीजों को, और जो चीजें हैं उसको ऐड करेंगे, और ग्रेजुअली हम मूव करेंगे कि जैसे अभी जो सिचुएशन चल रहा, वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, वो उसमें किस ढंग से ये, अब जैसे ये अभी जो कोविड-19 पैंडेमिक है, वो किस ढंग से ग्लोबल ऑर्डर को प्रभावित करेगा। कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है यहाँ, अब ये तो एक तरह से ये अभी जो भी प्रॉब्लम चल रहा, फर्स्ट हमारा टारगेट है, दुनिया का सबके देशों का टारगेट है कि हम पहले पैंडेमिक से निपटें। लेकिन इकोनॉमी सबके कोर में है। अमेरिका, इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि सबसे अधिक लोग उनके मर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या है, इकोनॉमी से उनका ध्यान कभी नहीं हट सकता ना, क्योंकि यदि इकोनॉमी आपकी पुअर हुई, तो आपका जो ग्लोबल पोजीशन है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके अपने लोग ही में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा। तो हम इन चीजों को आगे के लेक्चर में देखेंगे। होप यू एंजॉय दिस सेशन, और आप कंटिन्यू रहें, और आपका जो भी क्वेश्चंस क्यूरी हैं आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जो भी कुछ आपको कम लग रहा है, कुछ और चीजें चाहिए, वो मैं ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो आप जितना कमेंट डालोगे उसको, पूरे वीडियो को देखो, उसके बाद जो भी कमेंट में बॉक्स में डालो, कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो हम आगे और उस चीज को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।